हेलो गाइस, वेलकम टू एमवाई क्लासेस। एमवाई क्लासेस के आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लूपिंग स्टेटमेंट्स, स्विच, ब्रेक, कंटिन्यू एंड गो टू। सो दिस इज पार्ट 10 ऑफ सी प्रोग्रामिंग सीरीज। स्टेटमेंट क्या होती हैं? स्टेटमेंट जो है एक प्रोग्राम में किसी स्पेसिफिक एक्शन को, जो प्रोग्राम में कोई टास्क काम करवाना है, उसे परफॉर्म करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं उन्हें कहते हैं स्टेटमेंट्स। हर एक स्टेटमेंट जो है वो एंड होती है विद द सेमीकोलन, और अगर हमें कंपाउंड स्टेटमेंट्स यूज़ करनी है तो हम यूज़ करते हैं वहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेसिफिकली अबाउट द ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू, स्विच स्टेटमेंट एंड गो टू स्टेटमेंट्स। सो ब्रेक का यूज़ क्यों करते हैं? इट इज़ यूज टू टर्मिनेट द लूप। अगर हमें कोई लूप है उसे टर्मिनेट करना है विद द स्पेसिफिक कंडीशंस, जो अगर एनकाउंटर हो गई तो उसके बाद ये जो लूप है वो क्लोज हो जानी चाहिए, तब हम यूज़ करेंगे ब्रेक का। इट कैन बी यूज इन साइड द स्विच। ये जो हैं स्विच के साथ यूज़ हो सकती हैं, फॉर लूप के साथ, वाइल लूप के साथ और डू वाइल लूप के साथ भी। इवन हम इन्हें इफ एल्स स्टेटमेंट्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे पार्ट्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, तो अभी तक अगर आपने वो नहीं देखे तो एक बार उनको ज़रूर देख सकते हैं आप इसी सीरीज़ में। सो ब्रेक का सिंटेक्स है हमारे पास इस तरह से, ब्रेक लिखेंगे एंड देन सेमीकोलन्स। ये है हमारे पास फ्लो चार्ट कि ब्रेक जो है किस तरह से काम करेगी। तो ये है, जैसे फ्लो है वो आता है लूप की बॉडी के पास, जैसे ऊपर कोई लूप लगी है उसके बाद हम बॉडी ऑफ द लूप के पास पहुंचते हैं, तो कोई एक कंडीशन दी जाएगी। अगर वो कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है तो ब्रेक एनकाउंटर हो जाएगा यहाँ पे। अगर ये कंडीशन जो है वो फॉल्स होती है तो ये लूप उतनी बार चलता जाएगा जितनी बार ये कंडीशन जो है फॉल्स होगी। ठीक है, अगर हमारी जब हमने देखो ब्रेक की ये डेफिनेशन पढ़ी तो इसमें लिखा है कि इट इज़ टर्मिनेटिंग द लूप इमीडिएटली आफ्टर एनकाउंटर्ड, कि जब ब्रेक जो है वो एनकाउंटर हो जाएगी, दैट मीन्स ये ट्रू कंडीशन स्पेसिफाई कर देगी अपनी, तो ब्रेक जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अदरवाइज जो बॉडी ऑफ द लूप है वो एग्जीक्यूट करती रहेगी वहाँ पे। अब है हम इसका एक बार प्रोग्राम देख लेते हैं कि किस तरह से ये एग्जीक्यूट करते हैं इसको। तो हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम बना के रखा है पहले से ही ब्रेक के लिए, उसको ओपन कर लेती हूँ मैं। BR तो ये है प्रोग्राम हमारे पास, प्रोग्राम फॉर द ब्रेक स्टेटमेंट कि ब्रेक स्टेटमेंट किस तरह से काम करती हैं। ये स्टार्टिंग की कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो पहले से ही लिखी हुई हैं, और यहाँ पे हम लिखना शुरू करते हैं फिर इसके बाद कि ब्रेक स्टेटमेंट जो वो किस तरह से एग्जीक्यूट करती होगी। तो हमने लूप्स पढ़ी हैं, इससे पहले हमने सिंगल लूप की थी। वहाँ पे आप किसी एक लूप के अंदर किसी और लूप को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर के अंदर आपको लगता है कि वाइल लूप आप यूज़ कर सकते हो, या वाइल में फॉर लूप, या फॉर में इफ़ लूप को, तो उस तरह से भी काम कर सकती हैं लूप्स। तो उसी का एक डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे करते हैं, और जिसमें ब्रेक का यूज़ भी करेंगे। तो यहाँ पे हम फॉर लूप को यूज़ करेंगे, इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे, और ब्रेक किस तरह से अपने आप को एनकाउंटर करवाएगी उसका पूरा यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है इंट। इंट में हमने दो वेरिएबल स्पेसिफाई कर दिए यहाँ पे, एक हो गया आई और एक ले लिया हमने नंबर, नम करके, और इसको टर्मिनेट कर दिया यहाँ पे। अब हम जो नम है वो हम यूज़र डिफाइंड यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास सिंटैक्स है इसी तरह से, अब इसको स्कैन भी करवाना है क्योंकि यूज़र डिफाइंड है, और कीबोर्ड से अगर वैल्यू एंटर की जा रही है तो वो रीड आउट कैसे होगी, वो होगी स्कैन एफ फंक्शन के थ्रू। और हमें इसे स्टोर करवाना है नम में, इसलिए एड्रेस ऑफ नम दिया हमने। अब जो है फॉर लूप यूज़ करनी थी हमें यहाँ पे। फॉर लूप में आई की जो वैल्यू है वो कब तक मांगेगा, वो कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे हम यहाँ पे। तो आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 10, एंड आई का इंक्रीमेंट देंगे यहाँ।
अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट ये लूप है हमारी और इसमें हमने मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखी, फिर हमें यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे जो है एक कंडीशन लगा देते हैं इफ़ वाली, कि इफ़ जो है वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू 0 एनकाउंटर हो जाती है तब क्या हो, तब प्रिंट होना चाहिए if 0 और नेगेटिव वैल्यू इज एंटर्ड। और यहाँ पे हम दे देते हैं न्यू लाइन का करेक्टर। न्यू लाइन के करेक्टर को क्या कहते हैं? क्वेश्चन है आपके लिए। और यहाँ पे हम एनकाउंटर कर लेते हैं फिर ब्रेक, कि अगर कोई नेगेटिव या 0 वाली वैल्यू कोई एंटर कर दी गई है तो फिर ये ब्रेक कर जाएगा। और ये होगी इफ वाली लूप क्लोज। उसके बाद एक और लूप है हमारे पास फॉर लूप, उसको यहाँ क्लोज कर दिया। और यहाँ पे गेट सी एच। गेट सी एच जो है ये क्या है और इसका यूज़ क्यों करते हैं, ज़रा डिफाइन करेंगे इस चीज़ को। ओके तो ये सेव हो गया अब, और इसको करेंगे कंपाइल। कंपाइल करने के लिए शॉर्टकट एरर है। एरर है कि ओके ये जो हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया ये कोई नाम ही नहीं दिया था, मैंने यहाँ नम दिया था, सो नम आ गया। एंड अगेन वी हैव टू देन कंपाइल, एरर फ्री है, वार्निंग फ्री। अब इसको रन कर देते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू एंटर करते हैं 4 की जैसे, तो ये हो गया हमारे पास नंबर, कि अगर हम जो है एक वैलिड नंबर एंटर करते जाते हैं। और देखो इसने क्या किया, यहाँ पे फॉर लूप में हमने आई को स्पेसिफाई किया, तो आई जो है वो 0 से इनिशियलाइज करवाया है, आई की वैल्यू लेस देन 10 है, और फिर इंक्रीमेंट ऑफ आई किया हमने। अब यहाँ पे इसने उसके बाद वैल्यू मांगी। अगर आपने जो वैल्यू एंटर की है वो हो गई यहाँ नम में स्टोर, तो नम अगर लेस देन इक्वल टू 0 है, जो नम की वैल्यू हमने अभी 4 दी थी है ना, अगर वो हमारे पास -4 होती तो ये वाली इफ वाली कंडीशन चलने लग जाती। अगर ये नहीं है दैट मीन्स पिछली ही लूप को ये एग्जीक्यूट करता रह रहा है, मतलब वो एंटर वैल्यू मांग रहा है जब तक जो है आई लेस देन इक्वल टू 10 नहीं हो जाता। मतलब आपने 10 वैल्यूज अगर एंटर कर दी हैं उसके बाद ये लूप क्लोज हो गई आपकी। अब देखो एक बार और इसको कंपाइल करते हैं, एंटर द नंबर, यहाँ पे हम देते हैं -8। देखो 0 और द नेगेटिव वैल्यू इज एंटर्ड। इसने फॉर लूप वाली कंडीशन चलाई ही नहीं, उसके बाद इफ वाली कंडीशन के बाद पास आया ये 0 और नेगेटिव वैल्यू एनकाउंटर की और ब्रेक हो गया प्रोग्राम। मतलब इसने स्किप कर दिया बाकी पार्ट, जो ये फॉर लूप वाला पार्ट था ये सारा स्किप हो गया फिर उस केस में। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट जो है, जब भी हमें कोई प्रोग्राम है जिसमें आपको लगता है कि कोई एरर आ सकती है या बहुत लंबा सा प्रोग्राम है और आपको स्पेसिफिक ही आंसर चाहिए, वहाँ पे आपको सारे जो आंसर्स हैं वो उनको एनकाउंटर नहीं करना है, ठीक है, तब आप अगर आपका अपना स्पेसिफिक आंसर वहाँ पे मिल जाता है तो आप उसे एग्जिट कर सकते हो। ठीक, तो ब्रेक स्टेटमेंट को हम तब परफॉर्म करवाते हैं जब हमें उस प्रोग्राम को या इस कंडीशंस को स्किप कर देना है। जब हमारी ये पर्टिकुलर कंडीशन जो है ये अचीव हो जाती है तो हमें बॉडी ऑफ द लूप जो है ये स्किप कर देंगे उस केस में, तो ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम स्विच के साथ भी काफ़ी अच्छे से देख लेंगे कि आगे कि स्विच के साथ भी जब इसका यूज़ किया जाएगा तो कैसे ये होता है, वहाँ पे और अच्छे से एक्सप्लेन होगा ये चीज़ ब्रेक वाली। अब है कॉन्टिन्यू। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट जो है ये फोर्स करती है कि नेक्स्ट आइटरेशन ऑफ द लूप जो है ये एग्जीक्यूट करे। ठीक है, इट्स समटाइम्स डिज़ायरेबल, ये कई बार ज़रूरत है प्रोग्राम की टू स्किप सम स्टेटमेंट्स, कि कुछ स्टेटमेंट जो हैं वो स्किप हो जाएं इनसाइड द लूप। लूप के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी हैं वो स्किप करनी पड़ती हैं कई बार। इन सच केसेस कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट आर यूज।
ऐसे केसेस में हमें कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट जो है उसका यूज़ करना होता है। तो कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स है वो इस तरह से है, कॉन्टिन्यू लिखेंगे और कॉन्टिन्यू में सी जो है ये स्मॉल रहेगा। हमेशा जो सी प्रोग्रामिंग में अगर कोई भी वर्ड है तो वो स्मॉल ही रहेगा, कोई भी कीवर्ड है तो वो स्मॉल ही रहेगा, ठीक है। तो कॉन्टिन्यू में सी यहाँ पे स्मॉल है, ये मिस्टेक है यहाँ पे, और इसको टर्मिनेट किया है यहाँ पे सेमीकोलन के साथ। ये है इसका फ्लो चार्ट कि बॉडी ऑफ द लूप जब स्टार्ट होती है, कंडीशन टू कंटिन्यू नेक्स्ट आइट्रेशन, कि जब ये कंडीशन जो है ये अगर सेटिस्फाई हो गई और ट्रू हो गई, दैट मीन्स तो कंटिन्यू जो है वो बॉडी ऑफ द लूप के पास ही लेके चला जाएगा और ये पार्ट जो है वो स्किप हो जाएगा उस केस में, ठीक है। अगर कंटिन्यू स्टेटमेंट में जो कंडीशन दी गई होगी या कंटिन्यू जहाँ पे दिया है आपका, अगर वो फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट करेगा बाकी के पार्ट को और लूप के पास वापस जाएगा, तो ये पार्ट स्किप हो जाएगा उस केस में। बॉडी ऑफ द लूप तो दोनों केसेस में चल रही है, चाहे वो कंडीशन फॉल्स है चाहे वो ट्रू है, ठीक है। लेकिन ये जो स्पेसिफाई किया गया है ये वाला पार्ट, ये बस तभी एग्जीक्यूट कर रहा है जब कंडीशन फॉल्स हो रही है। कॉन्टिन्यू का काम है वापिस जो है कंट्रोल प्रोग्राम का लूप ऑफ द बॉडी के पास लेके जाना है, ठीक है। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट इज नॉट यूज विद द स्विच स्टेटमेंट, वेयर एज ब्रेक स्टेटमेंट जो है उनका यूज करते हैं हम स्विच स्टेटमेंट के साथ। कॉन्टिन्यू को हम ब्रेक के साथ नहीं, कॉन्टिन्यू को हम स्विच के साथ यूज़ नहीं कर सकते। कॉन्टिन्यू का यूज़ करते हैं हम फॉर के साथ, इफ़ के साथ, वाइल, डू वाइल के साथ। वेयर एज ब्रेक जो था उसका हम जितनी भी कंडीशंस अभी तक हमने पढ़ी हैं, जैसे इफ़ स्टेटमेंट पढ़ी है, फॉर लूप पढ़ी है, वाइल लूप, डू वाइल लूप, सब के साथ हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं ब्रेक को। और कॉन्टिन्यू को, ये कई बार क्वेश्चन भी रहते हैं ना कि वो एमसीक्यूज जैसे आपने अभी तक देखे होंगे कि किस तरह से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन रहता है कि कॉन्टिन्यू के साथ कौन सी जो है आप स्टेटमेंट यूज़ नहीं कर सकते, तो कौन सी नहीं कर सकते, स्विच स्टेटमेंट को। अब इसके ऊपर भी एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवा लेते हैं कॉन्टिन्यू के साथ भी, तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा ये कि किस तरह से हम प्रोग्राम को करते हैं। यहाँ पे सेम है। अब इसी प्रोग्राम को या तो मॉडिफाई कर लेते हैं, तो ओके, यहाँ पे भी हमारे पास सेम प्रोग्राम है। ऊपर बस इसका देखो, ये हमारा कमेंट जो है इसको चेंज कर लेते हैं, फॉर कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड देन हियर वी हैव टू डिक्लेयर द डेटा टाइप। डेटा टाइप हो गया हमारे पास, वेरिएबल है, इंट हो गया, और वेरिएबल ले लिया हमने दो यहाँ पे, आई और जे। अब एक लूप है हमारे पास फॉर लूप। फॉर लूप में आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 3 एंड आई का इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। और इसके बाद एक लूप के अंदर दूसरी लूप लेंगे, फिर कहीं से जो है ये डेमोन्स्ट्रेट हो जाएगा साथ के साथ कि कैसे काम कर रहा है। तो दूसरी लूप ले ली हमने फॉर j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू 3 एंड j इंक्रीमेंट। देन यहाँ पे ले लेते हैं इफ़ की कंडीशन कि i और j जो हैं अगर इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, तो कंटिन्यू कर जाए। अदरवाइज जो है ये प्रिंट एफ होता रहना चाहिए। परसेंटेज डी, और हमारी कुछ ज़्यादा लाइंस आएंगी इसलिए न्यू लाइन का करेक्टर दे दिया साथ में हमने यहाँ पे, और कॉमा है एंड देन आई एंड देन जे, और इसको टर्मिनेट कर देते हैं। स्क्रीन का फंक्शन भी यूज़ कर लेते हैं साथ में, आर एस आर। हो गई फॉर लूप की कंडीशन क्लोज, सेकंड वाला, और ये फर्स्ट वाला क्लोज हो गया, और मेन वाली हमारी यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस क्लोज्ड हैं ऑलरेडी। वो जो है हम सेव एज कर लेते हैं।
डॉट सी एंड देन कंपाइल रन। ठीक है, देख रहे हो आप, हमने ये जो प्रोग्राम कंपाइल किया इसमें आंसर जो है वो 3 नहीं आया कहीं भी, 1 2 आया, 1 3 आया, 2 1 2 3 3 1 3 2, लेकिन 3 नहीं आया क्योंकि आई और जे जब भी इक्वल हुए हैं तब उसने स्किप कर दिया है वो स्टेटमेंट को जो प्रिंट करवा रही थी। फिर से देख लेते हैं, जैसे प्रोग्राम देखो यहाँ पे क्या हुआ, आई इज इक्वल टू 1 के साथ इनिशियलाइज हुई फॉर लूप हमारी। ठीक, फॉर लूप का जो फॉर लूप हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी डिटेल में, तो थोड़ा सा यहाँ ब्रीफ कर देती हूँ कि फॉर लूप में पहले हम इनिशियलाइज करते हैं वेरिएबल को, फिर कंडीशन देते हैं और फिर हम यहाँ पे इंक्रीमेंट या तो डिक्रीमेंट करते हैं। तो इनिशियल कंडीशन होगी आई इज इक्वल टू 1, आई इज इक्वल टू 1 है, उसके बाद यहाँ पे आया प्रोग्राम हमारा फॉर जे इज इक्वल टू 1, 1 के बाद यहाँ पे आया डायरेक्ट 1 इज इक्वल टू 1, एक कंडीशन चेक हुई ये वाली, अगर ये है कंपैरिजन वाला इक्वल टू, तो 1 अगर इक्वल टू 1 है तो कंटिन्यू कर गया। और ये प्रिंट टाइप में देखो आउटपुट आप फिर से एक बार नोटिस कर लेना अभी कि 1 और 1 नहीं आया होगा आई और जे की वैल्यू कभी भी। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू कर गया, मतलब ये जो प्रिंट की स्टेटमेंट थी ये नहीं एग्जीक्यूट हुई, 1 इज इक्वल टू 1 जब हुआ कंपैरिजन, उसके बाद ये वापस आ गया यहाँ पे आई का जे का इंक्रीमेंट हुआ उसके बाद। ठीक है, इनर लूप जब तक फॉल्स नहीं हो जाती तब तक ये ऑटो लूप के पास वापस नहीं जाएगा। तो अब जे की वैल्यू 2 हुई है, यहाँ पे 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, कंडीशन ट्रू है, और आई तो 1 ही है, 1 इज इक्वल टू 1 इक्वल टू कंपैरिजन वाला, यहाँ पे 1 इक्वल टू हो गया 2, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई इफ वाली। अब यहाँ पे प्रिंट हो गया आपके पास 1 और 2, इसके बाद नेक्स्ट जे इंक्रीज हुआ 3 के लिए, तो 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, और यहाँ पे इफ 1 कंपेयर किया विद जे की वैल्यू 3 है और कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है तो प्रिंट हो गया, मतलब 1 और 3। तो अभी तक आपके पास जो प्रिंट हुआ वो हुआ 1 2 एंड 1 3। उसके बाद जब 4 हुई जे की वैल्यू इंक्रीमेंट की वजह से, और तो कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई तो कंट्रोल जो है वो आउटर लूप के पास आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आई की वैल्यू इंक्रीज हुई विद 1, तो 1 तो था, अब 2 हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, कंडीशन ट्रू है यहाँ पे। अब फिर से यहाँ आया जे फिर से इनिशियलाइज हुआ 1 के साथ यहाँ पे, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 3। ओके, तो जे की वैल्यू 2 हो गई एंड आई की वैल्यू 2 हो गई एंड जे की वैल्यू 1 हो गई, कंडीशन फॉल्स है तो प्रिंट हो गया यहाँ पे 1 एंड 2, आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू 1 है, तो 2 1 आ गया। पहले हमारे पास आंसर आ चुके हैं 1 2 एंड 1 3, अब आ गया 2 1। ठीक, अब जो है जे एक के साथ इंक्रीज हुआ तो 2 हो गया, अब आई की वैल्यू भी 2 है और जे की वैल्यू भी 2 है, कंपेयर हो गया, कंडीशन ट्रू हो गई तो कंटिन्यू एग्जीक्यूट हो गया, कंटिन्यू एग्जीक्यूट हो गया है ना, तो वापिस जो है कंट्रोल लूप के पास आ गया, लूप जो है अब 3 हो गई जे की वैल्यू यहाँ पे, तो इफ आई की वैल्यू तो 2 ही थी, जे 3 हो गया, कंडीशन फॉल्स है, प्रिंट हो गया 2 एंड 3। जब 4 हुआ जे की वैल्यू यहाँ पे आके फिर से इंक्रीमेंट हुआ 1 के साथ, तो 4 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स हो गई, आउटर लूप के पास पहुँच गया कंट्रोल यहाँ पे, यहाँ हो गया आई 3 एक इंक्रीमेंट के साथ ना, पहले 2 थी वैल्यू इससे पीछे वाले में, तो अब हो गया 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, फिर से यहाँ आया जे 1 के साथ ही इनिशियलाइज है, कंपेयर हुआ यहाँ पे 1 आई की वैल्यू 3 हो गई, जे की वैल्यू 1 हो गई, और कंडीशन फॉल्स है तो आउटपुट में आ गया हमारे पास 1 3। अब जे की वैल्यू 2 हुई, 2 लेस देन इक्वल टू 3 है और यहाँ पे 3 एंड 2 है, तो कंटिन्यू की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई। ओके, और आउटपुट में आ गया आपके पास 3 एंड 2। इसके बाद जे एक और के साथ इंक्रीज हुआ, तो 3 एंड 3 जो कंपेयर हुए 3 के साथ, मतलब आई और जे जब कंपेयर हुए तो दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो कंटिन्यू की जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो गई, तो फिर से कंट्रोल यहीं पे आ गया वापस। अब जे 4 हुआ, यहाँ पे 4 हुआ तो कंडीशन फॉल्स हो गई, आउटर लूप के पास आया, आई की वैल्यू भी 4 हो गई, कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई तो जो प्रोग्राम है वो क्लोज हो गया, यहाँ पे गेट सी एच एनकाउंटर हुआ और आउटपुट आपके पास स्क्रीन के ऊपर आ गई। तो एक बार फिर से इसकी आउटपुट चेक कर लेते हैं कि क्या आई। देखो 1 2 आया, 1 3 आया, 2 1 आया, 2 3 3 1 3 2, तो कभी 1 1 नहीं आया, 2 2 भी नहीं आया और 3 3 भी नहीं आया, जहाँ आई और जे की वैल्यू इक्वल थी। अगर वो इक्वल आ रही थी तो वो स्किप कर दे रहा था उस पार्ट को जो आंसर आपको शो करवा रहा था। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट के साथ कि कॉन्टिन्यू की जो स्टेटमेंट है वो किस तरह से एग्जीक्यूट करती है।
कॉन्टिन्यू की जो स्टेटमेंट है, अगर थोड़ा सा और उसको देखें यहाँ पे हम कि वो कैसे काम करती है, तो जैसे ये आपका प्रोग्राम है, तो यहाँ पे कुछ लाइनें हैं, यहाँ पे कॉन्टिन्यू लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे अगर आपने ब्रेक लिखा है, तो कॉन्टिन्यू क्या करता है, ये कंट्रोल को वापस लेके जाता है, और ब्रेक अगर कहीं आपने एनकाउंटर करवा दिया तो वो लूप से बाहर लेके आ जाता है। ये है दोनों में डिफरेंस। ब्रेक जो है वो क्लोज कर देता है प्रोग्राम को एक तरह से, और ये जो हमारा कॉन्टिन्यू है ये कंट्रोल वापस ले जाता है मेन प्रोग्राम के पास, ठीक है। नेक्स्ट है गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट जो है ये यूज की जाती हैं टू ट्रांसफर द कंट्रोल इन अ प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम में कंट्रोल को ट्रांसफर करने के लिए हम गो टू स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ये किसी एक पॉइंट से ट्रांसफर कर देता है कंट्रोल को किसी दूसरे पॉइंट के ऊपर अनकंडीशनली, ठीक है। गो टू का यूज करते हैं हम, गो टू या इसका सिंटेक्स है हमारे पास ये गो टू और एक लेबल लिखेंगे साथ में। लेबल जो है वो गो टू लेबल लिख के टर्मिनेट होता है, ये भी विथ सेमीकोलन, ओके। लेबल जो है यहाँ पे ये कोई वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो इंडिकेट करता है ऐसी डेस्टिनेशन को कि जहाँ पे कंट्रोल जो है वो ट्रांसफ़र होगा। ये जो गो टू है ये कहाँ पे ट्रांसफ़र लेके जाएगा कंट्रोल को, तो ये वहाँ पे लेके जाएगा जहाँ पे ये लेबल डिफाइंड है उसके बाद, ठीक है। गो टू जो है उसका फ्लो चार्ट कुछ इस तरह से है कि लेबल 1 है, लेबल 2 है, लेबल 3 है, ये हैं वो लेबल जो गो टू के साथ लिखे गए हैं। तो अगर गो टू लेबल 3 है, स्टेटमेंट 1 के बाद ये लिखा गया है, तो लेबल 3 यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसको स्किप करके जंप कर गया यहाँ पे। देखो अगर स्टेटमेंट 3 के बाद गो टू लिखा गया है स्टेटमेंट 1 के लिए, तो ये जंप कर रहा है यहाँ पे, पिछली वाली को नहीं एग्जीक्यूट कर रहा, मतलब ये जंप कर जाता है या ट्रांसफ़र कर देता है कंट्रोल प्रोग्राम का कहीं एक पार्ट से किसी दूसरे पार्ट के ऊपर, चाहे वो कहीं पे भी है, ठीक है। गो टू जो स्टेटमेंट है ये प्रोग्राम में दो तरह से यूज़ की जाती हैं, जैसे एक हो गया कंडीशनल और एक हो गया अनकंडीशनल। अब कंडीशनल के केस में क्या है कि गो टू लिखा जाएगा और जो लेबल लिखा है वो डिफाइंड रहेगा यहाँ पे कि किसी सेट कंडीशन के बाद यहाँ पे जो है वो ट्रांसफ़र हुआ है कंट्रोल, कंडीशनली हो गया वो। और अनकंडीशनली हो गया बस गो टू लिखेंगे, कोई कंडीशन नहीं लिखी है, बस यहाँ पे वो कोई एक वैल्यू दे दी आपने और बस इसी में वो एग्जीक्यूट करता रहेगा प्रोग्राम। अगर अनकंडीशनली गो टू स्टेटमेंट हमने यूज़ की हैं तो ये कई बार एनकाउंटर कर देता है इनफाइनाइट लूप को प्रोग्राम में। इनफाइनाइट लूप का मतलब होता है जैसे आपका प्रोग्राम है ये आपकी आउटपुट स्क्रीन है, और जब इनफाइनाइट लूप लग गई है तो पूरा आपकी स्क्रीन जो है वो भरी दिखेगी आपको, और वो इवन स्टॉप भी नहीं करती, इनफाइनाइट कि वो इतनी आपके पास इतना वो रन कर देगी प्रोग्राम को कि उसकी कोई स्टॉप की कंडीशन ही नहीं दी थी, स्टॉप की कंडीशन नहीं दी होती है। और अगर ऐसी कभी लूप लग भी जाती है तो आप उस केस में प्रोग्राम को आपको क्लोज करना होता है, ठीक है, और फिर से उसको स्टार्ट करो, ठीक है। तो वो थी इनफाइनाइट लूप को क्लोज करने के लिए आपके पास एक पैरामीटर कि किस तरह से हम यूज़ करते हैं। अब अगर कंडीशनल लूप की हम एक प्रोग्राम देखते हैं यहाँ पे कि कैसे हम कंडीशनल लूप को यूज़ करते हैं, तो फिर से ट्रांसफ़र करते हैं सी विंडो के लिए प्रोग्राम को, और यहाँ पे यहाँ आए हम वापस, और इस वाले पार्ट को हम फिर से एक बार और लिखते हैं, ये हो गया डिलीट, और फिर से हमारी जो कमेंट स्टेटमेंट थी उसको चेंज कर लेते हैं फिर से, तो ये हो गया गो टू जीटी स्टेटमेंट की डेमोन्स्ट्रेशन है इस वाले प्रोग्राम में। तो यहाँ पे हमने दो वेरिएबल ले लिए। आई जे जो है हम मोस्टली यूज़ करते हैं जब हमें लूप यूज़ करनी होती है फॉर वाली, मोस्टली आप देखना मैं वहाँ पे आई जे का ही यूज़ करूँगी। सो यहाँ पे हमें ए और बी दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, डेटा टाइप है उसकी इंट, तो प्रिंट टाइप में हम वैल्यू मांग लेते हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, और फिर इसको अगर प्रिंट हम यूज़र डिफाइंड मांग रहे हैं तो यहाँ पे स्कैन एफ भी करना पड़ेगा, और यहाँ पे ले लेते हैं एड्रेस ऑफ ए, हो गया क्लोज। फिर है प्रिंट एफ, अब हमें वैल्यू ऑफ द बी मांगनी है यहाँ पे, एंटर वैल्यू ऑफ टर्मिनेट एंड देन स्कैन एफ। फिर से स्कैन एफ का यूज़ हम करते हैं जब हमें
कीबोर्ड से वैल्यूज़ को रीड करवाना है। अब जो है, अब देखते हैं कि किस तरह से जो है हम गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक कंडीशन एनकाउंटर करवा लेते हैं कि इफ़, अब वो ये प्रोग्राम हो गया आपके पास एक तरह से कि ग्रेटर फाइंड आउट करना है। तो ग्रेटर हमने अभी तक दो तरह से फाइंड आउट किया है, एक आपने कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू किया था, एक हमने इफ़ स्टेटमेंट के थ्रू किया था। अब ये गो टू स्टेटमेंट के थ्रू भी कर लेते हैं एक बार कि गो टू में किस तरह से ये काम करेगा। तो यहाँ पे इफ़ में कंडीशन देते हैं कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो गो टू st1 1 else go to 2। देन अब हमने st1 और st2 लिखे हैं, तो यहाँ पे हमें वो डिफ़ाइन भी करने हैं। अब जहाँ पे भी लेबल डिफ़ाइन होंगे ये, जैसे हमने st यहाँ पे मैंने एब्रीवेशन लिए स्टेटमेंट ली, तो जहाँ स्टेटमेंट 1 दी है वहाँ पे इसे कोलन के साथ देना पड़ेगा अब हमें। तो st लिखा, देखो कोलन लिखा। अब यहाँ पे जो भी आप आउटपुट चाहते हो वो लिख सकते हैं यहाँ पे। तो मेरे को ग्रेटर के लिए लिखना था, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं कि वैल्यू इज %d 10 %d, और रिस्पेक्टिव ऑर्डर में यहाँ पे हमने वेरिएबल जो हैं वो लिख दिए। ये हो गई एक स्टेटमेंट। और दूसरा जो गो टू का लेबल था उसको भी हमने सेम फॉर्मेट में ही लिखना है। एल्स पार्ट में हमें स्टेटमेंट 2 के पास जाना था, तो यहाँ पे भी फिर से printf greater value is %d 10 d, और यहाँ पे लिखेंगे हम b और a, क्योंकि एल्स में तो b बड़ा है ना, इसलिए हमें इस तरह से रिस्पेक्टिव ऑर्डर में ही वैल्यूज़ जो हैं वेरिएबल बाद में देने होते हैं। पर अब हम यहाँ पे जहाँ पे वेरिएबल डिफाइन हो गए उसके बाद हमें क्लियर स्क्रीन भी देनी थी, तो वो पिछली आउटपुट को ही दिखाती रहती है साथ के साथ। और लास्ट में गेट सी, ठीक है। अब हम इसे सेव कर लेते हैं, सेव एज कर लेते हैं A1। सेव करने की आदत हमेशा रखना प्रोग्राम को, और कहाँ पे वो सेव हो रहा है उसका भी पाथ रिमेंबर रखना। तो कंपाइल करते हैं। एरर्स हैं अब यहाँ पे 2, तो एरर्स हैं कि फंक्शन प्रिंट, ओके यहाँ पे प्रिंट एफ होना चाहिए था। बहुत छोटी छोटी एरर हैं देखो, लेकिन हैं एरर। एंड एक और कोई पहले सिंटेक्स है, एक कॉमा हमने ज़्यादा लगा दिया। यहाँ पे दे देते हैं 45। आउटपुट आई ही नहीं, देखते हैं ज़रा क्या हुआ। यहाँ पे जो है हमें एक और स्टेटमेंट यूज़ करनी है कि जब ये वाली स्टेटमेंट एनकाउंटर हो जाए तो यहाँ पे गो टू जाएगा ये एंड के पास, ठीक है। और एंड हम नीचे डिफाइन करते हैं, एंड और गो टू एंड। ये हो गया एंड यहाँ। तो इसको सेव कर लेते हैं, फिर कंपाइल किया, वन एरर तो हमने सेव नहीं किया होगा उस वाली एरर को रिमूव करने के बाद।
5 greater value is 6 than 5। अब यहाँ पे क्या हुआ कि वेरिएबल पहले डिफाइन किए, देखो यहाँ पे इस वाली स्टेटमेंट में, उसके बाद हमने वैल्यू मांगी ए और बी की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने स्टेटमेंट लिखी कि इफ़ अगर ए बड़ा है बी से तो कहाँ जाएगा कंट्रोल, वो जाएगा ST1 के पास, है ना। बीच वाला पार्ट जो है ये स्किप हो गया, ST1 इसको डायरेक्ट ढूंढेगा ये। अगर ए ग्रेटर देन बी नहीं है तो कहाँ जाएगा, फिर ST2 के पास जाएगा, तो गो टू ST2। ST2 कहाँ पे डिफाइन है, जहाँ भी हम लेबल को डिफाइन करेंगे वहाँ पे कोलन लगेंगे हमेशा। और अब चाहे गो टू मतलब ये स्टेटमेंट 1 के पास जा रहा है, चाहे स्टेटमेंट 2 के पास जा रहा है, फिर जहाँ पे भी कंट्रोल गया उसके बाद हमें गो टू एंड लिखना है। और एंड देखो हमने डिफाइन किया है गेट CH के साथ, जो होल्ड करवा के रखेगा स्क्रीन को। आंसर पिछले केस में भी आया था, लेकिन स्क्रीन ही होल्ड नहीं हुई तो आंसर कैसे आउटपुट के स्क्रीन के ऊपर आपको शो करेगा। तो गो टू एंड के पास, मतलब गो टू जो है, देखो हमने कंडीशन ये देखी कि गो टू की डेफिनेशन क्या है। ये इसकी डेफिनेशन ये है कि ये स्टेटमेंट का जो कंट्रोल है वो ट्रांसफ़र कर देता है प्रोग्राम का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर। तो कंट्रोल यहाँ तक तो आ गया, लेकिन गेट CH के पास तो कंट्रोल दिया ही नहीं था। अगर दिया नहीं था तो आउटपुट आई ही नहीं, इसलिए हमें ये गो टू एंड करना पड़ा ये एंड में, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास गो टू स्टेटमेंट। इस प्रोग्राम को एक बार आराम से देख लेना और करना अगर आपके पास सिस्टम है तो। फिर से ज़रा नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। अब है हमारे पास स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। स्विच स्टेटमेंट जो हैं इन्हें हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे भी हम इफ़, एल्स और इफ़ की जो है लैडर यूज़ करते थे, वहाँ पे स्विच स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं हम। तो स्विच स्टेटमेंट जो है ये अलाउ करवाती है एक वेरिएबल को टेस्ट करने के लिए इसकी क्वालिटी अगेंस्ट द लिस्ट ऑफ द वैल्यूज़। अब इफ़ एल्स इफ वाला अगर आपको याद है हमने या नहीं है तो एक बार उस वाली सीरीज़, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सीरीज़ में इस प्रोग्राम को एक बार ज़रूर देखना या इस वीडियो को सर्च करना कि इफ़ एल्स वाला क्या है। वहाँ पे हमने प्रोग्राम किया था कि लिस्ट ऑफ द मंथ जो है वो निकालना है आपको, कि जैसे 7 आपने एंटर किया तो जुलाई मंथ है, 12th एंटर किया तो आपके पास कौन सा मंथ है। अगर आपने 13 एंटर किया तो डिफ़ॉल्टेड वैल्यू वहाँ पे आती थी कि एंटर द वैलिड नंबर बिटवीन द 1 and 12। तो ये किसी जो भी जहाँ पे भी क्वालिटी की कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है उस वाली वैल्यू को ये प्रिंट करवा देता है। ईच वैल्यू केस, यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं उन्हें हम कहते हैं केस, एंड हैज़ अ वेरिएबल, और इनका एक वेरिएबल होगा जो स्विच करेगा जब भी कंडीशन जो है चेक हो जाएगी स्विच केस के साथ। स्विच स्टेटमेंट कैन हैव द ऑप्शनल, अब स्विच केस स्टेटमेंट में ऑप्शनल डिफ़ॉल्ट केस भी होता है कि अगर कोई भी कंडीशन, कोई भी जो केस है वो ट्रू नहीं है तो क्या चलेगा, डिफ़ॉल्टेड केस चलेगा, ठीक है। जैसे इफ़ एल्स इफ में एल्स वाला जो एंड का पार्ट था वो एग्जीक्यूट हुआ था। डिफ़ॉल्ट केस हैज़ नो एसोसिएटिव वैल्यू, डिफ़ॉल्ट केस के पास कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब उसका कोई केस नहीं होता, वो बाय डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट होगा अगर कोई भी केस मैच नहीं हुआ तो। इफ़ द डिफ़ॉल्ट केस रिसेंट, कंट्रोल विल ट्रांसफर इट टू इट इफ़ नो अदर केस वैल्यू मैचेस, कि अगर कोई भी वैल्यू जो है वो मैच नहीं होती है तो डिफ़ॉल्ट केस जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर वहाँ पे कोई डिफ़ॉल्ट केस ही नहीं डिफाइन है या कोई भी वैल्यू जो है वो मैच नहीं होती है अपने आप में, तो कंट्रोल फॉल्स थ्रू द स्टेटमेंट आफ्टर द, तो कंट्रोल जो है वो स्विच स्टेटमेंट्स के बाहर निकल के आएगा। ये है हमारे पास सिंटैक्स स्विच स्टेटमेंट का। तो स्विच लिखते हैं, ठीक है, इसके अंदर एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं यहाँ पे ऐसे, और फिर कर्ली ब्रेसेस हैं जहाँ पे केस डिफाइंड है और वैल्यू 1 है उसकी स्टेटमेंट 1 है, फिर ब्रेक लगाई है। ब्रेक यहाँ पे ऑप्शनल है, आप लगा सकते हैं नहीं भी लगा सकते। फिर से केस वैल्यू 2 है, स्टेटमेंट सेकंड है और ब्रेक है। जितनी आपको वैल्यूज़ देनी है उतनी दे सकते हैं, जैसे केस वैल्यू n, स्टेटमेंट n एंड ब्रेक फॉर द n। और ये डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट अगर इनमें से कोई भी केस वैल्यू आपकी जो है वो एनकाउंटर नहीं करती, और ये आ गई आपके पास फाइनल स्टेटमेंट। फिर तो ये है हमारे पास फ्लो चार्ट कि सिंगल एक्सप्रेशन के साथ फ्लो करता है स्विच स्टेटमेंट में। अगर कोई भी केस इनमें से ट्रू हो जाता है, जैसे यस चला तो कोड ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो गया, जो भी कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर हमने ब्रेक यूज़ की होगी उसके बाद यहाँ पे जैसे, तो ये एंड ऑफ द प्रोग्राम के पास आ जाएगा डिफ़ॉल्ट के बाद, और अगर नहीं की है तो हर एक लाइन उसके बाद की एग्जीक्यूट होगी।
मतलब इसको हम दोनों तरह से करके देखेंगे अभी अभी कि ब्रेक अगर यूज़ किया है तो कैसे आंसर आ रहे हैं, और ब्रेक अगर यूज़ नहीं किए हैं तो कैसे आंसर आएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, अगर ओ लेवल के एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो तो उसमें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चंस आते हैं, आपको 4-5 स्टेटमेंट लिख के देंगे वो, और वहाँ पे पूछेंगे कि अगर ऐसा लिखा है तो क्या आउटपुट आएगी, अगर वैसा है तो किस तरह से आउटपुट आपके पास शो होगी। तो स्विच कर लेते हैं, यहाँ पे न्यू पे गए एंड स्विच की के बाद हैश। थोड़ा सा लेंथी होगा प्रोग्राम, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जब भी हम इसकी क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को डिस्कस करेंगे उस टाइम पे आप देखना कितने सारे क्वेश्चन जो हैं वो स्विच के थ्रू ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम फिर से वही इफ एल्स वाला प्रोग्राम जो था मेरा उसी को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो वहाँ पे हमने मंथ के लिए बनाया था इसको, तो मंथ एक डिफाइन कर लिया हमने वेरिएबल, और प्रिंट एफ में इसकी वैल्यू मांग लेते हैं। प्रिंट एफ वैल्यू बिटवीन नंबर्स 1 to 12। देन स्कैनफ स्कैन करवा लेते हैं। अब स्विच केस यहाँ पे स्विच को डिफाइन करते हैं। तो स्विच में जो देखो सिंटेक्स याद है अगर, तो स्विच के साथ हम उसके अंदर क्या लिखना था, हमें लिखना था वो जो वेरिएबल हमने ऊपर डिफाइन किया। तो वेरिएबल हमारा डिफाइंड है यहाँ पे मंथ। अब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे केसेस बनेंगे कि जैसे देखो जो भी केस लिखा जाएगा, अब केस लिखा जाएगा तो वो रहेगा यहाँ पे भी लेबल। लेबल जो थे वो हमेशा रहते हैं विद द कोलन। ठीक है, तो केस और इसकी वेरिएबल वैल्यू अगर 1 है तो क्या आएगा, फिर यहाँ पे प्रिंट एफ होना चाहिए जनवरी, और 2 लाइन दे लेते, और यहाँ पे ब्रेक। कॉपी और पेस्ट के लिए ज़रा मेरे को शॉर्टकट बताना, ज़रा क्या शॉर्टकट है। उतनी देर में मैं ये टाइप करूँ, आप उतनी देर में आंसर टाइप करते फोन
ये हो गया हमारे पास सारे केस डिफाइंड है, ठीक है। तो ये हो गए केसेस। अब डिफ़ॉल्ट केस भी लिखना है हमें, एक फॉल्ट हो गया, फॉल्ट भी हमें लेबल ही देना है यहाँ पे। के बाद एंड वाली लूप क्लोज हो गई हमारी। लेट्स सी, लास्ट वाली बेसिस क्लोज हो गई। इसको सेव कर लेते हैं। इसको फाइल किया, एरर है। अगर पी कैपिटल है तो प्रोटोटाइप एरर दी इसने। ये भी कई बार क्वेश्चन रहते हैं आपके पास कि अगर इस तरह की एरर आ रही है तो वो क्या है, वो है तो क्या है। याद रखना इनको कि प्रोटोटाइप एरर कब आती है। ठीक है, देखा आपने, आंसर आ गया। थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड आंसर है क्योंकि मैंने जो है वो क्लियर स्क्रीन का यूज़ नहीं किया। एक तो आउटपुट आपकी किस तरह से आप मैनेज करते हो वो भी एक बहुत बड़ा एबिलिटी है आपकी यहाँ पे, कि आंसर आपने किस तरह से लिया है। तो हमने, हमारा जो आंसर है वो एक ही लाइन में सारा का सारा आ गया। तो फिर से इसको सेव कर लेते हैं एक बार, कंपाइल कर लेते हैं। अब यहाँ पे 5 एंटर किया, देखो मई मंथ है, मई, बस हमने एक ही शब्द लिखा है तो एक ही वर्ड एज एन आउटपुट आ रहा है यहाँ पे। अब देखो ज़रा इसको ना, इनकी ब्रेक स्टेटमेंट जो है इनको रिमूव करके देखते हैं उस केस में आंसर्स कैसे रहेंगे। ये तो आपने देख लिया ब्रेक के साथ। अब हम इसको बना, ये जो हम अभी कर रहे हैं और ये कलर चेंज हो रहा है इनका, इसको क्या कहते हैं ज़रा फाइन करना, ये क्या हो रहा है ये। ठीक है, ये जो हमने डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा रहे हैं ये क्या कर रहे हैं इसमें। और डिफरेंस अगर आपको अब समझ में आ गया तब आपको हमेशा समझ में रहेगा कि क्या है ये। अभी जब हम आउटपुट निकालेंगे और जो हमने अभी पीछे आउटपुट निकाली उसमें क्या डिफरेंस था। तो मई आंसर आया था, हमने 5 वैल्यू एंटर की थी, और जुलाई आंसर आया था जब हमने 7 नंबर एंटर किया था। तो इस बार भी हम सेम नंबर एंटर करेंगे और आउटपुट जो है वो थोड़ी डिफरेंट रहेगी। व्हाट इज़ द डिफरेंस? तो एग्जीक्यूट कर लेते हैं पहले एंड देन फाइल। नाउ वैल्यू इज़ 5। ठीक है, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एंटर द वैलिड नंबर बिटवीन 1 to 12। सारी स्टेटमेंट्स आ गई हैं आपके पास। अगेन हम जो है 7 एंटर कर लेते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एंटर द वैलिड नंबर बिटवीन 1 and 12। तो क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन आपके लिए है यहाँ पे। तो दोनों जो हमारी आउटपुट आई ब्रेक के साथ और जो हमने वो फॉरवर्ड स्लैश लगाए उनके वजह से, उनमें क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पे वैलिड सिंटेक्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं स्विच केस के साथ, या इस तरह से कह लेते हैं कि इनवैलिड स्विच स्टेटमेंट के साथ क्या क्या हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे 4 कंडीशंस को डिफाइन करेंगे कि किस तरह की अगर सिंटेक्स लिखते हैं स्विच के साथ तो वो जो है इनवैलिड काउंट होंगे। तो अगर हमने लिखा है, मतलब सेम है स्विच और वेरिएबल तो सेम सिंटेक्स रहेगा, ठीक है। लेकिन वेरिएबल जो है इनकी जो वैल्यू रहती है ये हमेशा होल नंबर रहती है। होल नंबर का मतलब जैसे 1 रहेगी, 5 रहेगी, 15 रहेगी, ये और पॉजिटिव वैल्यू। अगर ये -15 है तो ये एक एरर है। केसेस में जब आपने वैल्यूज़ एंटर करवाई तो अगर ये -15 है तो ये एक इनवैलिड नंबर है। कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स यूज़ नहीं कर सकते, जैसे 11.5 अगर ले लिया कोई नंबर तो वैल्यू यहाँ पे जो ये वैल्यूज़ आ रही हैं आपकी केस वैल्यूज़, तो ये इनवैलिड है, ठीक है।
और ये जो स्विच के जो स्विच केस में जो लेबल हैं, मतलब इनकी बात हो रही है यहाँ पे, ये तो वेरिएबल ही रहेगा। ये जो लेबल हैं, अब इनके लेबल हैं क्योंकि ये कोलन के साथ लगे हुए हैं, है ना। तो इनमें जो है मतलब सेकंड कंडीशन क्या है कि हम स्ट्रिंग नहीं ले सकते यहाँ पे, जैसे BCD या हेलो कंप्लीट नहीं लिख सकते यहाँ पे कि उसकी जो रिलेटेड कोई स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाए। हाँ, आप यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट ले सकते हैं सिंगल वाला कि आपने A एंटर किया तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, लेकिन एक स्ट्रिंग आप नहीं ले सकते। तो कैरेक्टर और स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है ज़रा ये भी बताना। तो स्ट्रिंग हम यूज़ नहीं कर सकते लेकिन कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और कि जब भी आप स्विच में यहाँ पे वेरिएबल हम ले रहे हैं, वेरिएबल की जगह कोई एक्सप्रेशन नहीं लिया जा सकता। एक्सप्रेशंस जो हैं वो अलाउड नहीं है। एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे A मल्टीप्लाइड बाय B, इस तरह का आपने कोई एक्सप्रेशन दे दिया, या आपने A और B वेरिएबल दिए, यहाँ पे आप केस वैल्यू जो हैं या लेबल जो हैं इनमें एक्सप्रेशन देने लग गए, तो वो इनवैलिड है, ठीक है। तो ये है इनवैलिड केस जो स्विच के साथ यूज़ नहीं हो सकते। तो डिफरेंस देख लेते हैं कि ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या होता है। ब्रेक जो है कैन बी यूज विद द स्विच एंड लूप, लाइक फॉर लूप के साथ यूज़ कर सकते थे, वाइल है, डू वाइल है, या इफ़ के साथ भी हम जो है ब्रेक का यूज़ कर लेते हैं। वेयर एज कॉन्टिन्यू कैन बी यूज विद द लूप स्टेटमेंट्स ओनली। कॉन्टिन्यू जो है वो सिर्फ लूप स्टेटमेंट के साथ ही यूज़ कर सकते हैं हम। इट कॉजेज द स्विच और लूप स्टेटमेंट टर्मिनेट द मोमेंट इट एग्जीक्यूटेड। जैसे ही ब्रेक जो है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, वैसे ही वो टर्मिनेट कर देता है उस मोमेंट को प्रोग्राम के। वेयर एज कंटिन्यू जो है ये टर्मिनेट नहीं करता बट कॉजेज द लूप, लेकिन ये लूप को जो है वो जंप करवा देता है नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए। जो कंटिन्यू की हमने देखी थी स्टेटमेंट, उस केस में भी क्या था कि कंटिन्यू वाला अगर पार्ट ट्रू है तो वो लूप कंट्रोल का वापस ले जाता था। वेयर एज ब्रेक के केस में ये बाहर ले आता था, जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखी हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट हैं दोनों के केस में, तो ब्रेक के केस में वो बाहर आ गया, कंटिन्यू के पास वो लूप के पास वापस चला जाता था। इट टर्मिनेट द इनर मोस्ट क्लोजिंग लूप, ये हमेशा इनर मोस्ट क्लोजिंग लूप को ही टर्मिनेट करता है या स्विच करता है। वेयर एज अ कंटिन्यू विद द कंटिन्यू नेस्टेड विद द स्विच विल कॉज द नेक्स्ट लूप आइट्रेशन टू एग्जीक्यूट। ये नेक्स्ट लूप जो है या आइट्रेशन है उसको एग्जीक्यूट करवाता है कंटिन्यू। So that's all for the day. Thanks for watching the lecture. Follow us on the Telegram as well as on the Facebook. Stay home, stay safe, stay happy. God bless you all.